नमस्ते, मैं हरिशंकर व्यास। 75 के भारत पर विचार में यह सवाल मजेदार है कि जिनकी जिंदगी देश की खबरों में गुजरी है उनके लिए यादगार पल कौन से हैं। जैसे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की जुबानी संसद भवन के आगे गोहत्या आंदोलन के उत्पात की उनकी याद से मुझे उस वक्त का अलग पहलू बुझा। सोचे, आजाद भारत कितनी तरह की स्मृतियों को लिए हुए हैं। आमतौर पर देश की राजधानी की घटनाओं का राष्ट्रीय अवलोकन और उन घटनाओं का दिल दिमाग पर गहरा और लंबा असर होता है। प्रादेशिक महत्व की यादें चर्चाओं में आमतौर पर नहीं होती है। बावजूद इसके पत्रकार संपादक का जीवन क्योंकि अखिल भारतीय पैमाना लिए हुए होता है तो उनकी यादों का दायरा भी बहुत लंबा चौड़ा होता है। आज मैं देश प्रदेशों के अलग अलग अखबार संभाले हुए मगर अब रिटायर्ड हुए संपादक शुभव्रत भट्टाचार्य से उनकी यादों को लेकर गपशप करूंगा। सुबो जी, 75 का भारत हो गया है। उस 75 के भारत की अविस्मरणीय घटनाएं जो जिनकी यादें जिससे जो जिन घटनाओं जिन सुर्खियों से आप बिल्कुल मन से उद्वेलित हुए और वो आपके अमिट छाप बनी वो घटनाएं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं प्रमुखता से 1, 2, 3 क्रम में आप जरा बताएं। सबसे पहले तो मैं याद करूंगा 1962। उसकी यादें हैं आपको? बिल्कुल। मैं कैसे? 10 साल का था। हाँ। उस साल दिवाली नहीं मनाई गई। हाँ। काली दिवाली मनाई गई। अच्छा। हाँ। पूरा देश रोया था। हाँ। देश में कोई दिया नहीं जला था। अच्छा। पटाखे नहीं छूटे हाँ। थे। हाँ। पूरे देश ने दिवाली में। आप उस समय कहाँ थे? दिल्ली में था। हाँ। दिल्ली में था। हाँ। काली दिवाली थी। हाँ। काली दिवाली थी। फिर हमारी हार, 62 की हार, 65 का संकल्प, 71 की जीत। 62 to 71 में हिंदुस्तान ट्रांसफॉर्म हुआ। ये आपको तीनों की यादें हैं? बिल्कुल याद हैं। हाँ। पहले तो मैं स्कूल स्टूडेंट था। 65 की वॉर अभी भी याद है। तब दिल्ली में ट्रेंचेस खोदी गई। हमें सिखाया गया कि अगर एयर रेड होगा तो कैसे कूद के उसमें बचना है। किस स्कूल में पढ़ते थे दिल्ली में आप? मैं दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ता था, बारकम्मा रोड में। हाँ। पूरे दिल्ली में, पूरे देश में ट्रेंचेस खोदी गई थी, खाइयाँ खोदी गई थी, जिसमें मुझे सिखाया गया था कि अगर एयर रेड सायरन बजता था, दिल्ली में 2-3 बार सायरन बजा, हम लोग भगवान का नाम लेके हम लोग कूदे थे। हम लोग हॉस्टल में रहते थे। हमारे टीचर्स कहते थे भाई सब बच्चों मिलकर ये तो 62 में कोई सायरन नहीं बजा था, पर हमें मालूम पड़ा था कि भाई चीनी आ गए हैं। सुनने में आ रहा था शायद आसाम चला जाएगा, ये सब बातें सुनने में आते। बच्चे थे तब हम लोग। 62 के चुनाव भी याद है, क्योंकि मैंने पहली बार ज़िंदगी में, पहले मैं 57 के चुनाव भी मुझे थोड़ा बहुत धुंधला से याद है। जब 5 साल का था, माँ बाप के साथ पोलिंग बूथ में गया था, तो तब तो सब कुछ तिरंगा झंडा और जोड़ा बलद मालूम पड़ा कि यही हमारे देश की रूलिंग पार्टी है। और चूँकि मैं बंगाल में था तो कम्युनिस्ट हैं, तो कम्युनिस्टों का सिंबल था वो कि भाई ये लोग रूलिंग पार्टी है, ये लोग अपोजिशन है। इतना तो 62 के चुनाव में मैंने देखा कि भाई दिल्ली में था तो पहली बार मैंने झंडे देखने शुरू किए। तिरंगा तो था पर यहाँ कोई लाल झंडा नहीं था, यहाँ पीला झंडा, उसमें दिया बना हुआ था। तो मैंने कहा कि यहाँ के कम्युनिस्ट क्या पीला झंडा यूज़ करते? तो मेरे एक बड़े भाई ने मुझसे कहा कि नहीं भाई, ये कम्युनिस्ट नहीं है, जनसंघी है, ये राइट विंग है, वो लेफ्ट विंग। तब मुझे लेफ्ट राइट का आइडिया नहीं था। ठीक बात। फिर 67 के चुनाव भी याद है, वो बात छोड़िए। 65 वॉर में हम लोगों को याद है लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे नंबर की लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने जिस तरह से देश को जोड़ा, उन्होंने, हमारे पास अन्न नहीं था, देश के पास अन्न नहीं होता था। बहुत बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने हमें कहा कि आप अन्न खाना छोड़ दो, एक टाइम। और हम लोगों ने हफ्ते में 3 बार सीरियल लेस खाना शुरू किया। सीरियल लेस, ये सब्जी खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। अनाज नहीं खाएंगे, क्योंकि अनाज हमारे जवानों के लिए जा रहा है। पूरा देश ने कहा था।
ये था हम लोग। वो भावना राष्ट्रवाद की सचमुच राष्ट्रवाद की भावना सबसे ज्यादा पीक में कौन से समय आई आपको? 65 में या 72 में? 71 में? 65 में, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने लीड किया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने बेकार ही 65 की वॉर छेड़ी। उससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान में समन्वय था पूरा। मुझे आज भी याद है, बचपन में हरी रंग की ट्रेन्स आती थी। मैं शियालदा डिवीजन में रहता था बंगाल में अपने बचपन में, तो ईस्ट बंगाल से ट्रेन शियालदा तक आती थी, हरी रंग की ट्रेन। पाकिस्तान की ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन लाल रंग की होती थी। पाकिस्तान की मालगाड़ियाँ ईस्ट से क्रॉस करके वेस्ट जाती थी। अगर आप कलकत्ता से दिल्ली आते थे तो किसी मुगलसराय यार्ड में या कानपुर के जूही यार्ड में आपको पूरी ट्रेन नजर आती है हरी रंग की। अच्छा। हाँ, उसमें लिखा हुआ है PW मतलब पाकिस्तान वेस्ट, और EB मतलब ईस्ट बंगाल। एक चीज़ जान के रख लीजिए, ईस्ट पाकिस्तान नाम 1956 में पड़ा। 47 to 56 उस सूबे का नाम ईस्ट बंगाल था। ईस्ट बंगाल प्रोविंस ऑफ डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। याया खान ने उसको ईस्ट पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तानी यहाँ आते थे, जाते थे। मेरे टीचर थे अनवर अब्बास, स्कूल के बहुत प्रिय टीचर थे मेरे। वो ख्वाजा अहमद अब्बास के भतीजे थे। एक दिन बड़ा दुख लगा, कुछ दिनों बाद 65-66 के आसपास मालूम पड़ा कि अब्बास साहब पाकिस्तान चले गए। तब तक माइग्रेशन चल रहा था। सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल है राजा साहब महमूदाबाद। राजा साहब महमूदाबाद लखनऊ के 1962 में उन्होंने शिफ्ट किया। अपना पूरे आधा हजरतगंज का था, उसको फिर एनिमी प्रॉपर्टी करके जब्त किया गया, क्योंकि भाई जो ओनर था वो पाकिस्तान चला गया। इसमें मैं और भी कहूँगा, नहीं उसमें उसके बाद ये तो एक आपको फिर 71 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में इस देश ने एक होकर लड़ा। हम सब में संकल्प आया कि वहाँ से आ रहे हैं, एक तो मैं बंगाली हूँ तो उसका और भी कारण था, वहाँ से आ रहे हैं। मैं स्टूडेंट मूवमेंट में था और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में था। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस थी। EPSU ने ही ढाका यूनिवर्सिटी में लीड किया था। तो उनके जब रिफ्यूजी यहाँ आ गए तो उनको यहाँ पर घुमाना, उनका ये सब का आपने काम दिल्ली में किए? मैंने दिल्ली में नहीं, पूरे देश में घूम के फंड्स कलेक्ट करना। उसके लिए हमने जो आई वाज द इंटरप्रेटर, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे हिंदी आती थी। तो तब मैं 17 साल का था और मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके साथ करूं। और अच्छा। मुझे और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, सबसे स्मरणीय जो है, क्योंकि हम स्टूडेंट लीडर थे, हरदीप सिंह पुरी उस टाइम पे हिंदू कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। हमने एक अपील की स्टूडेंट यूनियन से कि हम लोग जब जंग चल रहा था, जब जंग तुंग पे था, तो अमेरिका का बेड़ा आ रहा था, तो हम लोगों ने एक मुजाहरा निकाला दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वो चाणक्यपुरी गया। पहले हम लोग अमेरिकन एम्बेसी गए, वहाँ जाके गाली गलौज हुई कि तुम हो कौन। उसके बाद हम वही CBS ने उसको कवर किया था, अमेरिका के CBS ने। हरदीप पुरी भी उसमें थे और भी नेता थे वहाँ पर, अरुण जेटली वगैरह सब थे। सो वही मुजाहरा जो है उसके बाद चला गया रशियन एम्बेसी, सोवियत एम्बेसी। सोवियत ने दरवाजा बंद कर रखा था कि भाई ये तो ताकि तोड़ फोड़ वहाँ पर हमला कर आए अमेरिकी एम्बेसी के बाद। हाँ, कुछ भी करेंगे। फिर उसको मैसेज भेजा गया, हम यहाँ तो आपके समर्थक हैं, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। सोवियत एम्बेसडर बाहर आया, दरवाजे खोले गए, हम लोग सोवियत एम्बेसी की सीढ़ियों तक गए। वहाँ पर हम लोगों ने, उनमें से एक मैं भी था, हमने कहा कि हम आपको धन्यवाद देते हैं। अमेरिका बेड़ा आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम उसको झेल लेंगे। और उसने कहा कि तुम हमारे मित्र हो, हाँ, ये जंग तुम जीतोगे, हम लोग एक साथ जीतेंगे। जिस दिन ढाका आज़ाद हुआ, ये खबर मैंने कहाँ सुनी? विट्ठलभाई पटेल हाउस के लॉन में। विट्ठलभाई पटेल हाउस के लॉन में एक मीटिंग की गई, क्योंकि मालूम पड़ गया था वहाँ सरेंडर हो रहा है। तो पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर जो थे कलकत्ता में, उन्होंने डिफेक्ट कर लिया था। वो इंडिया ने उनको मान्यता दे दी थी एज बांग्लादेश हाई कमिश्नर हुसैन साहब। तो हुसैन साहब वहाँ पर आए और उन्होंने, इंदिरा गांधी का वहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुका था, उन्होंने कहा कि आई स्टैंड हियर टू अनाउंस बांग्लादेश इज फ्री। वेरी इमोशनल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। वी क्लैप्ड एंड वी रैन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। और रात को हमने
जुलूस निकाला, उन्हें मेगा माइस लिया। इंदिरा गांधी की जब ब्रॉडकास्ट आई, उसमें ब्रॉडकास्ट किया गया माइकों पर, तो सब सुनो। उसके बाद आई वुड से द प्राउड मोमेंट फॉर मी एज ए इंडियन वाज within 3 months India withdrew its troops from Bangladesh. The first ever occupying power anywhere in the world. सेकेंड वर्ल्ड वॉर को झेला जर्मनी ने कितने दिनों तक, जापान में आज तक अमेरिकी ट्रूप्स मौजूद हैं। हिंदुस्तान ने अपने ट्रूप्स को 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा, तीसरे महीने में आ गए बस। हाँ, और जो 90,000, मुझे ये भी मौका मिला है POW कैंप जाने का। कहाँ गए थे आप POW? मैं रांची के पास नामकुम में गया था। अच्छा, वहाँ कैंप था जहाँ पाकिस्तानी POW के सैनिक रखे हुए थे। कैंप में गया हूँ मैं, क्योंकि मेरे पिताजी का काम करते थे उन दिनों रांची में, तो वहाँ पर CRPF की पोस्टिंग थी, और वहाँ के CRPF के कमांडेंट ने कहा कि यहाँ पर एक आसपास एक कैंप है, यहाँ पर CRPF गार्ड कर रही है। तो तब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैंने अंकल मैं देखना चाहता हूँ। तो बोले कि चलो मेरे साथ, पर जोखिम है क्योंकि वो लोग बहुत खूंखार हैं। वो पठान थे साले, सब लंबे लंबे रखा हुआ था वहाँ पर। तो अंदर तक गया, तो मैं पहले झिझक रहा था। उन्होंने कहा कि चिंता ना करो, तुम काम कमांडेंट के साथ चल रहे हो निरीक्षण करने के लिए, और जो ऊपर देखो। मैंने ऊपर ऐसे देखा, बोले वो देख रहा हूँ टावर, वो 3 टावर, वहाँ कहते हैं एक LMG तुमको कवर कर रही है। अगर तुम्हारे 20 फीट में कोई आएगा ना तो गोली चल जाएगी। तुम्हारे 20 फीट के उसमें रेंज लगा के LMG की सुरक्षा पूरी है। तो जाके देखा कि लंबे लंबे पठान बैठे हुए वहाँ पर। तो उनसे मैंने बात भी की। उन्होंने कहा कि साहब हमें कोई तकलीफ नहीं है, खाना हमें अच्छा मिलता है, और एक ने तो कहा ये जो आपके गार्ड है ना, इनसे अच्छा खाना हमें मिलता है। ये भी कहा उन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने। कि आपके जो एक गार्ड यहाँ पर जो चौकीदारी कर रहे हैं हमारी, इनसे ज़्यादा खाना हमें मिलता है। चलिए अब चौथी घटना, 5वीं अगली घटना। उसके बाद जो है कि उसके बाद पत्रकारिता में आप एक्टिव आ गए, तो उसके बाद की सबसे बड़ी घटना मुझे अच्छा लगा। मुझे जो अच्छा लगा वो लगा था जब 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल वर्कर था इंडिया का, जो कि नॉन कांग्रेस स्ट्रीम से आया था। देखिए, आज कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया कहती है, ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया था नेहरू का, परंतु हम ये ना भूलें कि आइडिया ऑफ इंडिया एक कोई सिंगुलर टर्म नहीं है, वो एक प्लूरल टर्म है। और 1952 में जब जनसंघ का गठन हुआ, एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया भी आया था। वो तो वो आजादी से पहले भी सावरकर के साथ आया हुआ था। सहमत हो या ना हो, ठीक बात। मैं पूछता हूँ आइडिया ऑफ इंडिया के करने वालों, खासतौर सीताराम येचुरी टाइप से, अगर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ जाती, तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको इम्प्लीमेंट ना करती और उस पे भी टकराव होता है, लेकिन उसके बावजूद समर्थन भी होना चाहिए लोकतंत्र। चाहे 370 हो, चाहे कोई और चीज हो, उसमें जो 52 से लेकर जनसंघ ने जो बात कही है, उसको उसका एक पहलू था और एक विचार था। वो अब इसको जो है अगर देखा जाए, बहरहाल अब आप फिर लंबा हो जाएगा। नहीं, इसमें तो अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का शासन और 1 वोट से हारना, वो भी सब कुछ 1 वोट से बाद में हारे। हाँ, बाद में हारे। पे तो उनके पास नंबर्स नहीं थे, 160 थी टोटल। ठीक बात। उन्होंने और उसी में नींव रखी, उन्होंने कहा कि हम अछूत हैं क्या। ठीक बात है। उसी पे लोगों ने उनको वोट देना शुरू किया। ठीक बात है। तो आज की अगर सरकार है, तो हर सरकार जो है, मैं एग्री नहीं करता कि आप नेहरू को रन डाउन करें। इंदिरा गांधी ने भी हमें 71 का जंग जिताया। उसी इंदिरा गांधी ने 75 में इमरजेंसी भी आई, ठीक, उस पर निंदा होगी, निंदा करनी चाहिए। हालांकि आप तो उस समय CPI और संजय गांधी के साथ थे। मैं था, वो ठीक है, पर ऐसा है कि लोग खुश नहीं थे। CFD भी बनी थी, CFD। हाँ, बिल्कुल। ये मत भूलिए, ये इमरजेंसी हटी है, उसकी पहली धारणा 2 फरवरी 77 को हुई थी, जिस दिन बाबू जगजीवन राम, बहुगुणा, नंदिनी सतपथी ने मिलकर CFD कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। मैं भी उस समय मौजूद था घटना पे, उस घटना पे इंडिया गेट में थे ना। मैं आपके अभूतपूर्व रोमांचक दिन था। आपके श्रोताओं के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा
कि बाबू जगजीवन राम का उनका स्पीच बहुत बढ़िया था। क्या बोले थे वो बोले कि भाई हमने अच्छा, बाबू जगजीवन राम इत्तेफाकन इमरजेंसी का जो रेजोल्यूशन आया था पार्लियामेंट में उन्होंने मूव किया, वो भी उन्होंने ही मूव किया था। और उन्होंने ही जाके इंदिरा गांधी से कहा कि आप इमरजेंसी हटाइए, नहीं हटाई। बोले कि कल मैं उनके पास गया, जाके कहा कि इमरजेंसी हटाइए, तो वो चुप रही, कुछ बोली नहीं। बहरहाल अब आगे बढ़िए, आपने तो खत्म नहीं होगा मामला। तो हमने कहा कि श्रीमती, उनकी एग्जैक्ट वर्ड थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश विदेश के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ तरह तरह के पैंतरे खेलती हैं, क्यों ना हम भी उनके साथ एक छोटा सा पैंतरा खेल दें। और हम बाहर आ गए और हम बाहर आ गए। और वो जो बाहर आ गए उसमें सब उनका तुल पकड़ा, हवा बनी एकदम, हवा बनी एकदम। मुझे ध्यान है अब जो है, अब इमरजेंसी नहीं है, अब इंदिरा गांधी कैन बी डिफाइड, एंड इंदिरा गांधी कैन बी डिफाइड, शी कैन बी आल्सो वोटेड आउट। सही बात, वो एकदम करंट फैली थी वो, और क्षण भर में 2 महीने के अंदर, महीने भर। एक चीज और कह के बस खत्म करूंगा, अगर जनता पार्टी ने बाबू जगजीवन राम को बना लिया होता प्राइम मिनिस्टर 77 में, 5 साल की जनता पार्टी सरकार चलती और शायद इतिहास अलग होता। नहीं, भले अलग होता, लेकिन मैं उस बात से सहमत नहीं था। मेरा मानना है कि उस समय सबसे उपयुक्त मोरारजी देसाई थे, जो बिल्कुल खाटी और बिल्कुल संघर्ष में साथ में लोकतंत्र के लिए। और मोरारजी देसाई का योगदान भी आप कम मानते, लेकिन मेरा ये मानना है कि मोरारजी देसाई अकेले व्यक्ति, इस अकेले प्रधानमंत्री इस देश में हुए जिन्होंने जिनके भाषण में ये होता था, आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया, भाषण में होता था जनता से आह्वान करते थे कि निर्भीक बनो, डरो नहीं, क्या, और मतलब पर्सनली ऑनेस्ट। हाँ, और 100% ऑनेस्ट। करंजिया ने उनको हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बिल्कुल क्या जीवट के व्यक्ति, टोटली गांधीयन एंड टोटली ऑनेस्ट। बहरहाल आज की गपशप इसी बात के साथ समाप्त की। बस अब इतना ही। उम्मीद है यह गपशप नई और दिलचस्प लगी होगी। अनुरोध है कि नया इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नया इंडिया की वेबसाइट और उसके ई-पेपर को भी ज़रूर देखें, वह कुछ अलग लगेगा।